जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज 26 सितंबर 2025 है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कीजिए। और बैचेस की इंफॉर्मेशन मैं आपको 2 मिनट से देता हूं। पहले जिस पर्पस के लिए आपने ये लेक्चर ओपन किया है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये है आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग गाइस कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से एंड तक पूरे टॉपिक्स को जो है वो सुनिएगा। बट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं कि इन पूरे टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें गाइस, राजस्थान के अंदर जैसलमेर में एक छोटा सा गांव है, मेघा गांव। यहां पर प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स मिले, यानी कि बहुत पुराने समय के जीवाश्म मिले हैं। कुछ हड्डियां जो है वो पाई गई हैं। एक बड़ा सा वर्टिब्रेट बोन स्ट्रक्चर मिला है जो शायद कहा जा रहा है जुरासिक एज का हो सकता है। तो ये डिस्कवरी फाइटोसौर स्पीसीज से जुड़ी हो सकती है, जो क्रोकोडाइल जैसे सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स थे। क्रोकोडाइल जैसे रेप्टाइल्स थे जो जमीन पर भी रहते थे और पानी में भी रहते थे। तो अब देखते हैं, इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, बड़ा ही अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो 2014 के नालसा जजमेंट के बाद ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर की लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, लेकिन अभी भी उनको एक्सक्लूजन, स्टिग्मा और सिस्टमैटिक बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। होता है कई बार, जो ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको आज भी जो है वो सोसाइटी में और इवन सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में वेरियस तकलीफों का सामना झेलना पड़ रहा है, बावजूद उसके कि उनको रिकॉग्नाइजेशन, लीगल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिल चुकी है 2014 में। तो ये आर्टिकल उसी चीज को स्पेसिफाई करेगा। 2019 का ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट और सन 2000 का नेशनल काउंसिल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं उसकी बात करेगा, राइट। और साथ ही साथ ये बताएगा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतने इनिशिएटिव ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जो है वो बनाए तो जा चुके हैं, बट रियलिटी में जो है वो उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज है, आज भी ट्रांसजेंडर पर्सन को जो है वो भेदभाव जो है वो फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना जो है वो पड़ता है, राइट, जॉब्स वगैरह में, राइट, काफी सारी चीजों में। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया के स्पेस एसेट से रिलेटेड। आज की डेट में हम लोग कितनी सारी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो इंडिया ने 27,000 करोड़ का प्रोग्राम अप्रूव किया है, जिसके थ्रू 52 सर्विलांस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। 52 सर्विलांस सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट है ये? सर्विलांस सैटेलाइट है। ये मॉनिटर जो है वो करेंगी, मॉनिटरिंग करने के लिए। इसरो के इनिशिएटिव्स जैसे कि IS-4OM सेंटर, प्रोजेक्ट नेत्र, आदित्य L1 मिशन स्पेस सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। साइबर गाइडलाइंस और इन स्पेस लाइसेंसिंग भी सिक्योरिटी इंश्योर कर रही है। साथ ही इंडिया अब बॉडीगार्ड सैटेलाइट डिप्लॉय करने पर भी सोच रहा है, जो हाई वैल्यू एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि हमारे स्पेस में भी इतनी सारी चीजें हैं, हमारी खुद की और हमारा पूरा नेटवर्क, काफी सारी चीजें, और आने वाला समय में तो और भी ये सब सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI के आने के बाद, आ चुका है यानी कि पूरी तरह से फैलने के बाद, राइट। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़नी है। तो इंडिया अपने स्पेस एसेट्स को बचाने के लिए जो कार्य कर रहा है और जो प्लानिंग कर रहा है, राइट, तो उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपन डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट, केरल में हम लोग को देखने को मिल रहा है 9 बोनेट मकाउस डेड मिले हैं। मकाउस मतलब वो बंदर वाली जो प्रजाति होती है ना, वही है, यस। तो उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे पॉइजनिंग या जूनोटिक डिजीज का आप कह रहे हैं कि सस्पिशन है, संदेह है। बोनेट मकाउस गाइस ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, और उनकी डेथ जो है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और पब्लिक हेल्थ रिस्क हाईलाइट कर देती है। तो ये कंजर्वेशन और डिजीज सर्विलांस दोनों के लिए अलर्ट है। तो इस प्रजाति के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, और जो इशू आज की डेट में चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, GST का टॉपिक इतनी बार आप लोग जो है वो पढ़ चुके हो तो आपको याद होगा ही। अच्छा, GST में गाइस पता है आपको 4 स्लैब्स हैं। पहले GST के अंदर 6-7 स्लैब्स हुआ करते थे, अब उसको घटाकर 4 स्लैब कर दिया है। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता है कि एक स्लैब हमारा है 18%, है ना। कुछ लोगों को पता है एक स्लैब है हमारा 5%। अच्छा, कुछ और लोगों को पता होगा एक स्लैब है हमारा 40%। बट मैंने कहा कि यार ये चार स्लैब्स है हमारे पास GST के, तो ये तो टोटल 3 ही हुए, 1 2 3, चौथा स्लैब कौन सा है? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स पे लिखकर देखते हैं। अच्छा, ये सॉरी ऊपर नीचे हो जाती है कई बार स्क्रीन, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन रहती है ना, मेरे पास नीचे वाला पेज भी जो है वो दिखाई देता है, मेरे लिए विजिबल रहता है,
यहाँ पर ऊपर से यानी कि एक बड़ी सी पीडीएफ रहती है ना, आप जानते हो कि कंप्यूटर पे पीडीएफ ओपन करते हैं तो मुझे क्या नीचे का भी दिखता है, तो इसलिए कई बार नीचे टाइप हो जाता है। इसलिए कई बार क्वेश्चंस जब मैं आपसे पूछता हूँ ना, उसके नीचे आंसर लिखा रहता है, वो मैं चीटिंग कर लेता हूँ कई बार। चलो एनीवेज, मैं कर सकता हूँ बट आपको नहीं करना है ना। तो आप जानते हो यार, सरकार ने जीएसटी 2.0 लॉन्च कर दिया है। यस, 375 से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसमें डेयरी आइटम्स पर रिलीफ मिला है और कंप्लाइंसेस काफी सिंपल जो है वो हो गया है। यस, तो इसी पर ही एक और आर्टिकल है, फिर से हम लोग जो है वो इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, बाय द वे, मैंने आप लोग के कमेंट जो है वो पढ़े हैं, उनमें से एक स्टूडेंट है प्रणव करके, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कंटिन्यूअसली बार बार लिख रहे हैं कि सर एक दिन का लेक्चर जो है वो छूटा, मतलब कुछ टॉपिक जो है वो छूटे हुए हैं। मुझे पता है 17th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17th का है, मेरे पास रिकॉर्डेड रहती है भैया चीजें। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, इस मंथ के एंड से पहले पहले जितने टॉपिक्स जो छूट जाते हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपने अभी भी सेशंस मेरे लेना शुरू किए हैं, दैट्स व्हाई यू हैव सच काइंड ऑफ डाउट्स। आपने लिखा था कि सर आप भूल जाओगे, नहीं तो बॉस मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं भूलता हूँ क्योंकि मैं चीजें अपने सामने लिख कर रख देता हूँ कि भाई ये बचा हुआ है, इसको अपन को कंप्लीट करना है, राइट? तो हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, है ना। आप बस सिर्फ चिंता करें अपनी रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करने के ऊपर, चीजों को याद रखने के ऊपर, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के ऊपर, और हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस अगर आपने ले रखे हैं तो आपको चिंता करनी है कि इनके कोर्सेज आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं, इनके टॉपिक्स। बाकी उसके अलावा आपको चिंता नहीं करनी है कुछ और, ठीक है। अच्छा, और एक सेम स्टूडेंट का एक डाउट ये भी था, कुछ स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर था या क्या था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, गुजरात से रिलेटेड। अच्छा ओके, यस, उनका एक डाउट ये था कि गुजरात में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी दूसरी स्टेट्स में नहीं हो रहा। नहीं भाई, यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा लिखना भी नहीं है मेंस के आंसर में, है ना। ये मोदी जी जो है वो गुजरात के हैं, इसलिए गुजरात में ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी जो अप्रोच होगी वो पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी कंट्री में हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, है ना, किसी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर जो है वो नहीं करते। एंड अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट पर स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, अब देखो यार, स्वच्छता के मामले में तो है ना, मध्य प्रदेश हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, फिर हर एक स्टेट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक स्टेट के अंदर गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल जो है वो चलना चाहिए। प्लस साथ ही साथ हर एक स्टेट के अंदर जो है वो हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, यानी कि ऑल ओवर नेशनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। तो कभी भी कई बार दिखाई देता है हम लोग को, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट पर हाईलाइट जो है वो ज्यादा रहता है, बट ये बिल्कुल नहीं है। और अब आप साउथ इंडिया में देखो, एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया जो है वो चलता है। यस, फिर अभी कल ही हमने आंध्र प्रदेश की एक पर्टिकुलर आर्टिकल को हमने डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर माना मित्र करके एक प्रोग्राम जो है वो चला है। कोई मुझे बता सकता है क्या है ये मान मित्र या माना मित्र प्रोग्राम, किससे एसोसिएटेड है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, देखते हैं कि कितना आप ढंग से पढ़ रहे हो। आंसर्स दिया करो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज्यादा से ज्यादा, है ना। डाउट्स होते हैं तो स्पेसिफिक डाउट है वो पूछो। आपका डाउट अच्छा था, नो डाउट, कि आप ऐसा नहीं है कि आपने फालतू डाउट जो है वो पूछा, आपका बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। अब आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अब आपको पॉलिटिकल एंगल से चीजों को नोटिस नहीं करना है, क्योंकि मुझे 100% पता है कि जब आपके दिमाग में ये डाउट आया होगा तब आपके दिमाग में एक यस पॉलिटिकल एंगल आया, कम ऑन, है कि नहीं? पॉलिटिकल एंगल आया कि नहीं आया कि यार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो गुजरात के हैं, राइट, तो इसलिए गुजरात पे डेवलपमेंट हो रहा है। यस, ये चीज आती है। तो दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ कॉमन मैन। यही माइंडसेट को चेंज करके हमें ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट पर फोकस करना जरूरी है, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि यार गुजरात में मे भी शायद गवर्नेंस जो है वो अच्छी बेहतर तरीके से चल रही है, शासन अच्छी तरीके से चल रही है, राइट। बजट तो भाई नेशनल लेवल पर जो है वो आता है, राइट, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, राइट, बट ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस जो है वो किया जाता है। यस, तो ये इस अप्रोच के साथ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी एक और स्टूडेंट का कुछ डाउट था यूपीपीसीएस को लेकर, तो देखो आपको थोड़े से इस टाइप के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर डाउट हो ना, डेट्स वगैरह से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स। तो यहां पर आपके डाउट जो है वो एट अ टाइम जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, बाय द वे आपको बता दें कि इन नंबर पर आज ही कांटेक्ट करो, और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपीएससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी में सिलेक्शन चाहते हो तो आज ही कांटेक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर लो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, और हर साल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्सेज अपडेट होते हैं, यानी कि हर साल आपको नया अपडेटेड वर्जन चीजें मिलेंगी, राइट। आउटडेटेड वर्जन हम लोग जो है वो प्रोवाइड नहीं कराते स्टूडेंट को, हर साल अपडेटेड वर्जन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है।
और आपको मेंटर भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो जरूर हमारे कोर्सेज को, ज्ञान सर के कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज्वाइन करें। चलिए, तो फाइनली हम लोग हमारे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की, जिसके बारे में आप जानते ही हो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के मेघा गांव में प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स मिले हैं। पुराने समय के, प्राचीन समय के जीवाश्म अवशेष जो है वो मिले हैं। ये फॉसिल्स जुरासिक एज के एक बड़े सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल फाइटोसॉर से लिंक्ड हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक साइंटिफिक खबर नहीं है गाइस, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में, इवन जीएस पेपर 1 मेंस में जो है वो पूछी जा सकती है, राइट। तो आप लोग को बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखना जो है वो शुरू करो। राजस्थान, पहली चीज तो ये लिख लो, राजस्थान जैसलमेरी डिस्ट्रिक्ट मेघा गांव। हालांकि स्टेट पीएससी डिस्ट्रिक्ट और गांव से रिलेटेड पूछ सकती है, बट राजस्थान तो सभी को लिखना ही है। यहां पर क्या मिला है? एंशिएंट फॉसिल्स रिमेन्स मिले हैं, प्राचीन जीवाश्म अवशेष। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिख लो आप, किसके मिले हैं? एक बड़ा सा बोन स्ट्रक्चर मिला है, एक बड़ा सा बोन स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सा बोन स्ट्रक्चर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना। और ब्रैकेट में जो है वो आगे लिख देना आप, डायनासोर एज, डायनासोर एज, डायनासोर एज। नेक्स्ट लाइन में आप लिखना, नेक्स्ट लाइन में आप लिखो फाइटोसॉर, फाइटोसॉर। नेक्स्ट लाइन में आप लिखो फाइटोसॉर, उसके आगे डैश करके ये बताया जा रहा है कि शायद ये फाइटोसॉर है, एक बड़ा सा सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल है। जैसे मॉडर्न डे आज की डेट में हम लोग मगरमच्छ को देखते हैं ना, वैसे पुराना बहुत बड़ा सा इसी टाइप का कोई रेप्टाइल है। और इसी के नीचे आप लिख देना, हो सकता है कि शायद ये लेट थ्रेसिक या फिर अर्ली जुरासिक एज का हो सकता है कि लेट थ्रेसिक या अर्ली जुरासिक एज का हो। तो सोचो अपने राजस्थान में इतना बड़ा प्राणी रहा करता था एक टाइम पर, मिलियन साल पुराना। और ये जो फाइटोसॉर के एविडेंसेस है ना, ये अभी अब इंडिया में भी मिल गया है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, मोरक्को, थाईलैंड, मडागास्कर में देखने को मिलते हैं। अब आज आपके लिए एक टास्क है, फाइटोसॉर की एक बार बस फोटो देख लेना, ठीक है? फाइटोसॉर की एक फोटो जो है वो देख लेना सर्च करके। तो आपसे ज्यादा से ज्यादा फाइटोसॉर क्या होता है ये पूछेंगे, और दूसरा ये डिस्कवरी से रिलेटेड कोई चीज जो है वो पूछ लेंगे, दैट्स इट। समझ में आई? तो हरपाल के तालाब के पास मेघा गांव में फॉसिल मिल गए, ये हम लोग को समझ में आ गया। इसमें एक 6 से 7 फीट लंबा वर्टिब्रे बोन स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, जिसका स्पाइनल कॉलम क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा वुड लाइक फॉसिल्ड स्टोन्स भी मिले हैं। जेएनवी यूनिवर्सिटी जोधपुर की टीम ने सैंपल्स कलेक्ट की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फर्दर स्टडी के लिए भेज भी दिया है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना? अब यहां पहले भी डायनासोर रिमेन्स देखने को मिले हैं राजस्थान के अंदर, है ना? इवन शार्क के फॉसिल्स भी देखने को मिल रहे हैं। आपने एनसीईआरटीज वगैरह में भी पढ़ा होगा कि आज की डेट में जो राजस्थान है, जिसको हम लोग रेतीला इलाका बोलते हैं, सैंड वाला एरिया बोलते हैं, वहां पर एक टाइम पर जो है वो समुद्र हुआ करता था, है ना? तो आपने अगर ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ी है तो आपने पेंजिया पढ़ा होगा, पेंजिया पढ़ा कि नहीं पढ़ा? गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, यस। तो ये सब टर्म्स ध्यान में रखना जरूरी है। तो एक टाइम पर जिस समय राजस्थान है, आज की डेट में जो राजस्थान है, उस वहां पर पानी हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। देखो वहां पर शार्क के हड्डियां मिली है, मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं, स्पेशली अकल और थैयात एरियाज में। ये क्षेत्र लेट थेरासिक से लेकर जुरासिक पीरियड के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का पार्ट है, राइट? तो वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दी है, सिर्फ सुन लो अभी। तो अभी जो फाइटोसॉर फॉसिल्स मिला है वो जुरासिक एज से लिंक्ड हो सकता है, कहा जा रहा है। और ये एविडेंसेस हैं कि जैसलमेर एक कंटिन्यूअस फॉसिल हॉटस्पॉट जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है? अब फाइटोसॉर फॉसिल्स की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है।
तो ये एक्सटेंट रेप्टाइल है, ऑब्वियस ही बात है, मिलियन साल पहले हुआ करते थे, एक्सटेंट लुप्त हो चुके हैं। जो मॉडर्न क्रोकोडाइल जैसे जो है वो लगते हैं, वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, यानी कि उनकी नाक लंबी सी रहती है ना, साइज इनका बड़ी हैवी टाइप का है वो रहता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ये हुआ जो है वो करते थे। ठीक है, जिनकी नाक जो है वो बड़ी रहती थी वो फिश ईटर्स थे। शॉर्ट नाक वाले जो है वो टेरिस्टेरियल हंटर्स थे, मतलब जमीन पर जो है वो शिकार करते थे। फिर जिनका चौड़ा मुंह हुआ करता था तो वो जनरलिस्ट फीडर, यानी कि छोटी मोटी चीज जो है वो खाते रहते थे। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन हुआ, तो वो सब लिखने की आपको वैसे तो आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइटोसॉर्स जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था, है ना, तो आपको बता रहे हैं कि क्या है ये, क्या ये अर्ली मैमल्स है, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हुआ करता था, फ्लाइंग डायनासोर था या एम्फीबियंस था? तो आपके सामने आंसर है सेमी, अपन ने डिस्कस किया ना, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, फाइटोसॉर। तो ये चीज है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साइट को फेंसिंग करके सिक्योर जो है वो अब कर दिया है, क्योंकि सिक्योर करना जो है वो बहुत जरूरी है। वायर्स वगैरह जो है वो लगा दिए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फॉर्मल इंटीमेशन जो है वो भेज दिया है कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ चीज हमने जो है वो पाई है जो अर्ली जुरासिक एज की हो सकती है, थेरासिक एज की हो सकती है, तो आ जाओ इस पर स्टडी करो। रिसर्चर्स का मानना है कि और भी हिडन फॉसिल्स यहाँ पर मिल सकते हैं, अगर खुदाई वगैरह करेंगे हम लोग तो ये जगह जो है वो अच्छा हॉटस्पॉट बन चुका है। तो याद रखना, राजस्थान आज की डेट में एक बेहतरीन हॉटस्पॉट जो है वो बन चुका है, जहां पर मस्त मिलियन साल पुराने जो है वो अवशेष पाए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक टूरिज्म हॉटस्पॉट भी बन सकता है, ट्रेड भी बढ़ेगा, स्टडी हम कर पाएंगे, है ना। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल रिसर्चर्स जो है इस फील्ड में जो रिसर्च करते हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो जैसलमेर का स्टेटस है इंडिया का पैलियोनोटोलॉजिकल हब और स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, ये देखो, ये लिख लो आप, ये देखो कितना अच्छा टर्म हम लोग को देखने को मिला। प्रमुख जीवांश विज्ञान जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ये पैलियोनोटो पैलियो पैलियोनटोलॉजिकल लिख लेना, ये वाला टर्म हिंदी में भी लिख लेना, पैलियोनटोलॉजिकल, जीवाश्म का विज्ञान। तो देखो क्षेत्र कितना बेहतरीन बन गया, हब बन गया। ये सेमी एक्वेटिक एडाप्शन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के रेयर एग्जांपल्स यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, देखा ना हमने कि वो लंबे मुंह वाला जो फाइटोसॉर है, फिर वो छोटे मुंह वाला देखने को मिला, फिर वो ब्रॉड मुंह वाला देखने को मिला, है ना। तो ये चीजें भी हम लोग को नजर आ रही है। यस, तो अब इंडिया जो है गाइज वो उन ग्लोबल फॉसिल नेटवर्क का पार्ट है जहां से प्री हिस्टोरिक ट्रांजिशन को समझा जा सकता है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, थाईलैंड, मडागास्कर, इनमें भी फाइटोसॉर्स फॉसिल्स जो है वो मिलते हैं। अब इंडिया के अंदर भी ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। तो इंडिया भी जो है वो नेटवर्क बन चुका है प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी का। यस, तो ये डिस्कवरी सिर्फ एक फॉसिल की नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं कि विंडो है इनटू द पास्ट, कह सकते हैं ना कि एक ऐसा एरिया जहां पर हम लोग खोज करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे तो हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। और इंडिया एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, स्पेशली राजस्थान, ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट। अब अगला टॉपिक भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर के अधिकार और उनके रियल लाइफ चैलेंजेस को बताएगा ये आर्टिकल। तो पहला पॉइंट तो ये देखो, वैसे तो ये आर्टिकल ज्यादातर सुनने वाला है, बट इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। नालसा, नालसा का जजमेंट, नालसा का फुल फॉर्म कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नालसा? तो ये फैक्ट जो है वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अब देखो क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कई बार आपने देखा है कि कानून तो बने होते हैं बट उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। 2014 के नालसा जजमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर की रिकॉग्नाइजेशन दी, लेकिन आज 10 साल से ज्यादा हो चुका है, ग्राउंड रियलिटी में आज भी उनको जॉब्स में भगा दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, और ऑब्वियस ही बात है कि उनकी डिग्निटी को जो है वो पूरी तरह से डिनाई कर दिया जाता है। तो बस यही था पूरा टॉपिक, इसमें और कुछ ज्यादा तो है नहीं। ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014 का, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ट्रांसजेंडर पर्सन को राइट्स प्रोवाइड कराने का ये केस था। आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ये आर्टिकल्स के नाम ध्यान में रखिएगा। इनके तहत ट्रांसजेंडर पर्सन
कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार रिकॉग्नाइज किया गया। सरकार को डायरेक्शन मिला कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए ट्रांसजेंडर पर्सन को। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, ये सब हुआ था अभी 2014 में। फिर ऐसे ही एक हमारे पास कानून भी है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, यानी कि इसी जजमेंट को बेस बनाकर एक कानून फिर बनाया गया। कहा गया कि भाई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इस्टेब्लिश किया गया 2020 में, ये फैक्ट भी लिख लो आप, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन 2020 में इस्टेब्लिश किया गया। ये बेसिकली क्या है, ये काउंसिल जो है वो एडवाइस करती है सरकार को, गवर्नमेंट को, राइट। तो ये चीज हम लोग की ट्रांसजेंडर पर्सन को और बेहतर कैसे बनाएं, कैसे उनका अपग्रेड जो है वो करें। तो लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट से लिंक कर दिया गया, जो डिग्निटी और प्रिवेसी के अगेंस्ट जो है वो माना गया। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो सर्टिफाई करेंगे। तो यही तो क्रिटिसिज्म इसके अंदर और भी है, पहले भी कई बार इस प्रकार के आर्टिकल जो है वो आ चुके हैं। फिर स्टेट लेवल पर भी इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु का ये लिख लो भाई इनिशिएटिव, अरवाणी वेलफेयर बोर्ड। कर्नाटक के अंदर 1% रिजर्वेशन जॉब और एजुकेशन में दे दिया गया 2021 में। केरल के अंदर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है कि जिससे कि जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी जो है वो करवा दी जाए, कि सर्जरी करवा दी जाए उनकी, राइट। तो ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखेंगे आप। अब देखो हो क्या रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी सिर्फ पेपर पर ही रहती हैं, ग्राउंड लेवल पर करप्शन और ह्यूमिलेशन जो है वो वेरिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। मतलब वही है कि पेपर पर चीजें नजर आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपको कोई ऐसी चीज जो है वो नजर नहीं आएगी। दिस इज द बिगेस्ट इशू, जो कि सिर्फ ट्रांसजेंडर के मुद्दे से नहीं बल्कि और भी जितने भी मुद्दे हैं उनमें सभी में हम लोग को देखने को मिलता है। हाउसिंग में लैंडलॉर्ड जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, किराए पे अगर किसी ट्रांसजेंडर को अगर घर चाहिए तो उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं दिया जाएगा, है ना। पब्लिक स्पेसेस में मजाक उड़ाया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। वर्क प्लेसेस में सिर्फ टोकन डाइवर्सिटी दिखाई जाती है, इंक्लूजन नहीं होता, यानी कि सिर्फ रख लिया एक कोने में किसी को, ऑन पेपर भी, है ना। और जेंडर ट्रांजिशन की कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये अफोर्डेबल जो है वो नहीं होता बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सर्जरीज वगैरह जो होती है ना, उसकी बात की जा रही है। फैमिली जो है वो कई बार छोड़ देती है ट्रांसजेंडर पर्सन को, है ना। कई बार उनको जॉब्स नहीं मिल पाती, तो बहुत सारे इश्यूज वो लोग फेस करते हैं। तो अब तक कोई ट्रांसजेंडर एमपी या यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट भी नहीं हुआ, राइट। तो ये भी एक फैक्ट लिख सकते हो आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। पॉलिसीज उनके लिए बनती तो है बट उनके साथ बनती नहीं है, यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती है, बट जब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनमें कोई ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो शामिल नहीं होता, राइट, अपनी बात रखने के लिए। मतलब रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है, जो कि अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, और इवन इसको आप इंटरनेशनल एंगल के साथ भी जोड़ सकते हो, जैसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में ये पीछे जो है वो हमें कर रहा है इस प्रकार के इश्यूज। एनएचआरसी सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया कि 92% को जॉब्स डिनाई की गई। सोचो यार, आप बोल रहे हैं कि 100 लोग हैं तो उनमें से 92% 100 में से 92 ट्रांसजेंडर्स को मना कर दिया जाता है कि उनको जॉब नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। सुसाइड का रिस्क इनमें बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने तक ये चीज जो है वो बता दी है। वुमेन और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एंट्री पॉइंट्स मिसिंग है। पोटेंशियल साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, लीडर्स मार्जिनलाइजेशन के चक्कर में वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का ये लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से उस व्यक्ति का ट्रांसजेंडर होना उसको तो पिछड़ा बना ही रहा है, मतलब उसको तो पीछे कर ही रहा है, उसके डेवलपमेंट पर रोक कर ही रहा है, बल्कि हमारी देश के डेवलपमेंट पर भी रोक कर रहा है। अगर वो ट्रांसजेंडर पर्सन कोई टैलेंटेड है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है साइंटिस्ट बनने की, बट उसको एंट्री ही नहीं दी गई, तो फिर वो कैसे अचीवमेंट हासिल करेगा और कैसे फिर हमारे देश का नाम रोशन करेगा।
पॉलिसी गैप्स कम्युनिटी को रेडिक्यूल और पॉवर्टी के विस्कस साइकिल में जो है वो फंसा देते हैं। होता है ना कि कई बार पॉलिसीज बन गई हैं बट उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, तो इसके कारण उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। बेनिफिट नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? चौथा पॉइंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे महिला यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि मेडिकल रिसर्च को एडवांस किया है महिलाओं ने। दलित जो है उन्होंने डेमोक्रेसी को डीपन करने पर काम किया। एलजीबीटी IQ प्लस ने कल्चर और बिजनेस को रहो बढ़ाने पर फोकस किया। बट ये तभी हो पाएगा जब ये शामिल होंगे, इंक्लूजन इनका होगा। अगर एक्सक्लूजन होगा तो ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी? तो अर्जेंट प्रायोरिटीज सुधार करने की आवश्यकता सबसे पहले तो स्कूल से है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, एंटी बुलिंग प्रोटोकॉल्स कि किसी को जो है वो बुली ना किया जाए, राइट? किसी ट्रांसजेंडर जैसे होता है ना एंटी रैगिंग जैसे लाया गया था, वैसे ही कुछ इस पर भी लाना चाहिए। एनसीईआरटी ने 2021 में टेक्स्ट बुक में जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूड की है, इसे और एक्सपेंड करना पड़ेगा। स्टेट सपोर्टेड ट्रांजिशन प्रोसीजर्स आयुष्मान भारत के अंडर जो है वो शामिल करने की आवश्यकता है, नहीं कि ये सर्जरीज वगैरह। केरल के जेंडर री असाइनमेंट फाइनेंशियल एड मॉडल रेप्लिकेट किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस पेनाल्टीज के साथ जो है वो लाना पड़ेगा। वर्क प्लेस इंक्लूजन और स्किल इंडिया ट्रेनिंग पर फोकस जो है वो करना जरूरी है। कर्नाटक का 1% रिजर्वेशन एक पॉजिटिव एग्जांपल भी हम लोग को देखने को मिला, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दिया था। लोकल बॉडीज में रिजर्व सीट्स रखना जरूरी है ना? अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करो, मीडिया में पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन दो। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने भी आपको बताया, अभी तक कोई भी मिनिस्टर नहीं है सॉरी ट्रांसजेंडर पर्सन से, तो मिनिस्टर शामिल करो। तो ट्रांसजेंडर के अधिकार के लिए अब सिंबॉलिक वेलफेयर से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। इस पॉलिसीज को लाइव फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, सिर्फ पेपर पर नहीं। यही तो मेन चीज है। एक स्टूडेंट ने मुझे बीच में पूछा भी था कि सर ये इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज तो बहुत है बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग करना नहीं चाहते। इसीलिए तो आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि भाई बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्कीम्स जो है वो आती हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, बट उस स्कीम का जितना भी लाभ है वो ब्यूरोक्रेट्स उठा लेते हैं। मैंने कई बार देखी है चीजें भी, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो, क्योंकि मेरा उठना बैठना रहता ही है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। बहुत सारे क्रप्स भी मिलते हैं। तो देखी जाती है कोई सरकार की कोई स्कीम है जिसमें सरकार जो है वो टैबलेट्स बांट रही है, तो सबसे पहले तो उनके परिवारजनों को गिफ्ट कर दिए जाते हैं वो टैबलेट्स। क्लियरली बता दिया जाता है कि यार 500 टैबलेट जो है वो घर पे रखवा देना, भिजवा देना, फार्म हाउस पे भिजवा देना है। फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कोई भी आ रहा है उनके घर पे तो उनको एज अ रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। सोचो आप इस चीज को कम कैसे करोगे पता है? आधार वेरिफिकेशन के थ्रू, कि अगर अलॉट किए गए हैं 1 लाख टैबलेट्स तो 1 लाख जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उन तक पहुंचने चाहिए। अब इसमें भी लूप होल कई बार आ जाता है। अब इसमें जनता को अवेयर होने की आवश्यकता है। कई बार लूप होल ये होता है कि उसको बोल दिया जाता है कि ले भाई 500 रुपए देंगे तेरे को, ये रिसीव करके हमें दे देना। लोग सोचते हैं कि चलो भैया 500 रुपए तो मिल ही गया है, 5,000 की चीज के बदले आपको 500 रुपए मिल गया। बेवकूफ आप बन रहे हो। जनता को जो है वो आपको अवेयर करना जरूरी है, तभी जो है वो चीजों में बदलाव आएगा, तभी चीजें चेंज होंगी। नेक्स्ट, अब आप जान रहे हो कि यार हम लोग तो इतनी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, बट ये सैटेलाइट्स आप जानते हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हमारी पूरे देश का जो सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम इन सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे डिफेंस का एरिया हो, है कि नहीं? तो भैया सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। उसी के लिए इंडिया ने अब काम करना शुरू किया है। इंडिया की स्पेस एसेट की सुरक्षा से रिलेटेड ये टॉपिक है। 2026 से इंडिया 52 सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करेगा 27,000 करोड़ के प्रोग्राम के अंडर। लिख लेना भैया, 52 सर्विलांस सैटेलाइट 2026 में शुरू होगी, 27,000 करोड़ का प्रोग्राम है। साथ ही बॉडीगार्ड सैटेलाइट जो है वो
तैयार करने की भी बात हो रही है ताकि अपने हाई वैल्यू ऑर्बिटल रिसोर्सेज को सिक्योर किया जा सके। तो ये भी लिख लेना, बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स भी हम लोग जो है वो चालू करेंगे, जो मेन हमारी सैटेलाइट को प्रोटेक्शन जो है वो देगी। स्पेस वॉर हो सकता है कि आगे चल के, यस डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया सैटेलाइट्स? पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि सैटेलाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, आज की डेट में नेविक, नेविक पता है ना आप लोगों को, नेविक जैसे जीपीएस है ना यूएसए का, वैसे ही नेविक है हमारा। नेविक नेविगेशन, इंटरनेट सर्विसेज, पूरे दुनिया भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस सर्वेलांस, मॉडर्न आर्मीज के लिए रिकनसाइंस और नेविगेशन इंडिस्पेंसिबल, बहुत जरूरी है। सैटेलाइट्स के माध्यम से ये सब चीजें होती हैं, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा एक सैटेलाइट लॉन्च और मेंटेनेंस में बिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि हमारी किसी एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो हमारी कंट्री से कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसको भी तो ध्यान में रखना है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज होगी, पैसा भी कॉम्प्रोमाइज होगा। मल्टीपल थ्रेट्स हैं, मल्टीपल थ्रेट्स। स्पेस डेब्रिस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। मलबा, स्पेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि मलबा जो है वो बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आज की डेट में। अच्छा पता है आप लोग को, एक मैं आपको खुद बोलता हूं कि आप ये चीज सर्च करना। एक नॉर्मल बंदूक से जो गोली निकलती है, ठीक है, एक नॉर्मल बंदूक से जो गोली निकलती है उसकी क्या स्पीड होती है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। एक बंदूक से जो गोली निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है? ये बात तो आप जानती हो कि बंदूक चली, गोली निकली, दिखती भी नहीं, इतनी फास्ट जाती है। उसकी स्पीड नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो, प्लस फिर सर्च करना कि सैटेलाइट जो धरती के चक्कर लगा रही है उसकी ऑन एन एवरेज स्पीड कितनी है। होश उड़ जाएंगे आपके इस फिगर को देखकर। तो इतनी तेज, बंदूक की गोली से भी तेज की स्पीड में जो सैटेलाइट भाग रही है, घूम रही, कई केसेस में तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा तेज की स्पीड में जो है वो भागती है। तो इतनी स्पीड में जो सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रही हैं, आप सोचो ये किसी और से टकराएंगी तो कितना डैमेज क्रिएट हो सकता है। और जब ये टकराते तो इनके मलबे भी जो है ये भी तो स्पेस में गोल गोल घूमते रहेंगे, ऑर्बिट करते रहेंगे, वो भी खतरनाक स्पीड में। तो इससे भी कितना नुकसान हो सकता है दूसरी एक्टिव सैटेलाइट्स को। तो मल्टीपल खतरे हैं भैया, मल्टीपल खतरे। कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, ग्राउंड स्टेशंस और यूजर टर्मिनल्स कमजोर हो सकते हैं। कई बार सोलार स्टॉर्म से भी हम लोग को खतरा रहता है, पता है आपको? हमारा जो सूरज है उससे निकलते हैं सोलार स्टॉर्म्स, तूफान टाइप के होते हैं, राइट। अब ये कैसे निकल रहे हैं इस पर स्टडी जो है वो चल रही है कंटिन्यूअसली। कब कब निकलते हैं उस पर भी स्टडी जो है वो चल रही है। सोलार साइकिल होती है मेरे ख्याल से, फैम नॉट रॉन्ग, 11 या 11 साल की होती है, फैम नॉट रॉन्ग, एक बार फिर भी सर्च कर लेना। सोलार साइकिल होती है, और सोलार साइकिल के अंदर जो सोलार हॉटस्पॉट जो होते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे से हॉटस्पॉट होते हैं, उसको जो है वो देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि सोलार विंड जो है वो या सोलार स्टॉर्म जो है वो कब कब रिलीज हो सकता है। तो अभी ये स्टडी जो है वो अभी चल रही है। तो इससे भी निकलने वाले जो तूफान है वो भी सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सैटेलाइट को आज की डेट में प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए तो हमारा देश जो है वो सर्विलांस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा, बॉडीगार्ड सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है हमारी सैटेलाइट को। स्ट्रेटेजिक है भैया। IS-4OM ये लिख लेना, ये बेंगलुरु के अंदर ये सेंटर है, इंडियन सैटेलाइट्स को ट्रैक करेगा, कोलिशन अलर्ट देता है। ये 2023 में बताया जा रहा है कि इंडियन सैटेलाइट 10 कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स जो है वो कर चुकी हैं, 10 से ज्यादा, यानी कि 10 बार ऐसा हुआ है 2023 में ही कि हमारी एक कोई पर्टिकुलर फलाना सैटेलाइट जो है वो थी, ये सैटेलाइट है, उसके नजदीक में एक ऑब्जेक्ट आ रहा था तो फट से हमारी सैटेलाइट हट गई, राइट, पता लग गया कि एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, टकराने वाला। 10 ऐसे इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं 2023 में ही, और आने वाले समय में ये इवेंट्स बढ़ सकते हैं।
तो उसके लिए ये सेंटर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, लिख लेना भैया सेंटर का नाम, ये इसका काम क्या है। प्रोजेक्ट नेत्र हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए रडार्स और टेलीस्कोप जो है वो सर्विलांस के लिए जो है वो लाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। श्रीहरिकोटा का मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार ये पार्ट है इसका। आदित्य L1 मिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, सूर्य की स्टडी करता है और सोलार स्टॉर्म्स की अर्ली वार्निंग देता है। साथ ही साथ CERT-IN गाइडलाइंस 2025 की इंक्रिप्शन, नेटवर्क सेगमेंटेशन, सिक्योर क्रेडेंशियल, साइबर इंट्रूशन प्रिवेंशन, इन सब पर काम करता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्राउंड स्टेशन को सिक्योर करना, गेटवेज को सिक्योर करना, है ना, कि किसी प्रकार का साइबर थ्रेट जो है वो ना हो सैटेलाइट्स को, उससे प्रोटेक्शन देता है। और फिर इन स्पेस की लाइसेंसिंग प्राइवेट कंपनीज को जो है वो मैंडेट देता है कि स्पेस सेक्टर में आप जो काम करोगे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। फिर ये भी लिख लो आप कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय 2030, इसको IADC 2024 में अनाउंस किया गया और इसरो ने संकल्प लिया कि नए मलबे को वो बनने नहीं देंगे और इंश्योर करेंगे कि जैसी कोई सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाए या स्पेस ऑब्जेक्ट की लाइफ खत्म हो जाए तो वापस उसको धरती में बुला लिया जाए, जिससे कि स्पेस को वो हम लोग मलबा मुक्त बना सकें, डेब्रिस फ्री बना सकें। ठीक है, तो देखो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये इनिशिएटिव है स्पेस को और बेहतर करने के लिए। ये मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब आते हैं एक और नए टर्म के बारे में, बॉडीगार्ड सैटेलाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, 50-60% चांसेस है अभी के लिए। जब आगे ये टॉपिक्स और बढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि चांसेस और बढ़ जाएं। तो स्पेशल सैटेलाइट्स ये होती हैं जो हाई वैल्यू सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सिंपल सी चीज है कि एक सैटेलाइट है भाई जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी बॉडीगार्ड सैटेलाइट जो है वो रख दी है। जैसे एक सेलिब्रिटी को या ऑफिशियल को जो बॉडीगार्ड्स गार्ड करते हैं, वैसे ही इसको जो है बॉडीगार्ड सैटेलाइट गार्ड करेगी, देखती रहेगी कोई फॉरेन सैटेलाइट इसके पास तो नहीं आ रही है ना। अगर इसको लग रहा है कि दूर से कोई साला सैटेलाइट बेवड़ा बना कर रहा है इधर उधर हिलता हुआ आ रहा है, तो पहली अलर्ट दे देगी कि देखो इस पे ध्यान रखो, है ये कभी भी आके हम पे टकरा सकता है, इस टाइप का कुछ। ठीक है, कोलिजन अवॉइड करेगी, कई बार जो है वो अपने आप को जो है टकरा देगी इसको बचाने के लिए। तो पूरे दुनिया भर में USA, चाइना, रशिया इस तरह की सैटेलाइट जो है वो डेवलप कर रही हैं। इंडिया की जो सैटेलाइट्स है वो भी डेवलप होंगी, इंडिया भी इसी प्रकार की चीजें डेवलप करेगा, 2026 में चीजें चालू हो जाएंगी। तो यस, इसमें एडवांस सेंसर्स हमें लगाने हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है भाई आज की डेट में। AI पर फोकस करना है, और सबसे बड़ा चैलेंज तो फाइनेंस का होता है, ये फंड्स का होता है, पैसा, इन्वेस्टमेंट। साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है कि पता लगे चलो ठीक है आप ऊपर स्पेस के लिए सैटेलाइट तो बना दे रहे हो, बट ग्राउंड से जो उन सैटेलाइट को आप ऑपरेट करोगे तो ये ग्राउंड सेंटर ही जो है आपका वो अगर हैक हो गया तो काम लग गया भैया। तो इस ग्राउंड सेंटर को भी जो है वो हम लोग को साइबर सिक्योरिटी यहां पर मजबूत करनी जरूरी है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। लीडार बेस्ड एंड रडार सैटेलाइट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। इनक्रिप्टेड सिग्नल्स, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करना, है ना। तो इन सब चीजों पर हम लोग को टारगेट करना जरूरी है। तो आज के जमाने में स्पेस सिर्फ गाइस एक्सप्लोरेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड जो है वो बनता जा रहा है। स्पेस वॉर जो हम लोग सुनते हैं ना, वो शायद आने वाले समय में सच हो सकता है। सच हो सकता है क्या, सच होना शुरू भी हो गया। अभी बीच में आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से चाइना और USA के साथ जो है वो लफड़ा हुआ था ना, कि गलती से जो है वो एक की सैटेलाइट जो है वो टकरा गई थी। इवन आजकल तो कंट्री जो है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स ही बना रही हैं। हमारे पास खुद है एक अग्नि 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अग्नि 5 ही है ना, मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमारी अग्नि 5 ही है, जहां तक AGNI-5 चेक करके बता देता हूं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यस, अग्नि 5 3 स्टेज रोड मोबाइल कैनिस्टराइज, और ये बलास्टिक मिसाइल तो है ही, बट एंटी सैटेलाइट भी है। यस, अग्नि 5 मिसाइल
5000 प्लस किलोमीटर की रेंज की। ठीक है, बैलिस्टिक तो है ही है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल इन इंडिया, ये भी एक बार देख लेते हैं। मिशन शक्ति के थ्रू जो है वो इसको लाया गया था। यस, नहीं नहीं, मिशन शक्ति है बॉस, मिशन शक्ति के थ्रू जो है वो इसको लाया गया था। यस, अग्नि 5 तो बैलिस्टिक है यस, बट उसकी रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति इसको जो है वो कहते हैं हम लोग। और डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एक सैटेलाइट भी न्यूट्रलाइज करी थी 2019 में, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। यस, ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम और वो सब चीजें तो ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल हम जानते ही हैं। मिशन शक्ति ध्यान में रखना, ठीक है ना, मिशन शक्ति, सॉरी मिशन शक्ति। अग्नि 5 बैलिस्टिक भी है, बट उसके रेंज के लिए उसको जो है वो कहा जा सकता है कि सैटेलाइट भी उड़ा दे, बट ये सही है। मिशन शक्ति की एक डिफरेंट सैटेलाइट है हमारे पास, ASAT लिख लो, ASAT, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का टेस्ट हमने किया था। अब यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और इंडिया के पास ये जलवा है एंटी सैटेलाइट का। क्लियर? ठीक है भाई, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब इस बंदर की फोटो जो है वो एक बार देख लेना आप, बॉनेट मकाउस, बॉनेट मकाउस। अब ये टॉपिक सुनो, सुनने वाला टॉपिक है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में रिसेंटली एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट होता है। क्या होता है भाई वहां पे? देखने को मिला कि 9 बॉनेट मकाउस मृत पाए गए। 9 मकाउस जो थे डेड पाए गए केरल के अंदर। अब जिनके मुंह के आसपास झाग था, जो पॉइजनिंग या डिजीज आउटब्रेक का इंडिकेटर हो सकता है, जब ये मृत पाए गए तो देखा कि अरे यार, इनके मुंह से तो झाग निकल रहा है, तो ये तो जहर हो सकता है। तो ये अब टेंशन क्रिएट कर रहा है कि भाई इसके कारण कहीं जूनोटिक बीमारी तो नहीं फैल जाएगी किसी प्रकार की, है ना, तो वो डर जो है वो बना हुआ है। तो ये बॉनेट मकाउस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिख लो आप। साउथ इंडिया में पाई जाने वाली ये प्रजाति है, ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ही है। लेकिन हैबिटेट इनका फ्रेगमेंटेटेड है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनका रिस्क बढ़ रहा है इनके खत्म होने का। वेस्टर्न घाट्स में, सदर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं ये लोग, ठीक है। अब क्या करें, मेल्स जो होते हैं इनके 6.7 kg के होते हैं, फीमेल्स जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे कि कितने कितने वेट है इन लोग का, बस इनका IUCN की रेड लिस्ट वाली चीज ध्यान में रखिएगा। केरल के अंदर ये चीज जो है वो देखने को मिली, जूनोटिक डिजीज हो सकती है। फूड हैबिट्स इनके वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ खास। सैंपल जो है वो सेंड किए गए हैं एनालिसिस के लिए भोपाल में, कि चेक करो भाई कि कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो सकता। अब जब होगा तब इसके बारे में बात करेंगे, बट इशू यही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जूनोटिक डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। KFD पता है आपको? KFD क्या होता है? KFD बोलते हैं क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, KYASANUR, KYASANUR, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। मंकी फीवर भी इसको कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शायद मंकी फीवर भी हो सकता है, वो भी संभावना है। तो ये मुद्दा चला। अब GST के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है 0%। याद है स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा 0%, 5%, 18% और 40%। ये 4 स्लैब्स हैं आज की डेट में GST, नए वाले GST के अंदर, ठीक है। 5, 18, 40 तो ज्यादातर लोगों को पता है, 0% लोग मिस कर देते हैं। 0% भी ध्यान में रखना। 4 स्लैब्स है हमारे पास। क्वेश्चन आ रहा है GST के टोटल कितने स्लैब्स हैं, और ऑप्शंस में ये सब आ जाए ना तो ऑल दी अबव हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी आपको बता दें 22 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट हो गया है, नवरात्रि के पहले दिन से। PM ने इसे GST बचत उत्सव कहा है, क्योंकि मेन फोकस यही है कि भाई कंज्यूमर्स को राहत मिले, सामान सस्ता हो जाए।
तो जीएसटी के बारे में पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, ये फैक्ट्स आपने अभी लिख लिए, नहीं लिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। पॉलिटी के अंदर जीएसटी पढ़ाया जाएगा आपको, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी नोट डाउन करना और बहुत अच्छे से समझना। जुलाई 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस 13 सेस को हटा के एक मतलब सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया। पिछले 8 सालों में मल्टीपल रेट्स में चेंजेस किए गए, लेकिन 2025 का जो सुधार है वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग है। ऑब्जेक्टिव यही था कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करें, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ाना, एक्सपेंडिचर बढ़ाना, क्योंकि लोगों की एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तब हमारी इकोनॉमी अच्छी तरीके से रन करना शुरू करेगी। और इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव ही होता है कि एक्सपेंडिचर को जो है वो बढ़ाओ, जितना मार्केट में पैसा जो है वो जाएगा उतनी रोलिंग बढ़ेगी, उतनी रोलिंग बढ़ेगी तो रोलिंग बढ़ने से क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती थी एमएसएमईज को कंप्लाइंसेस वगैरह फाइल करने के लिए, तो वो रिलैक्स हो गए, इजी हो गई। छोटे बिजनेसेस, एक्सपोर्टर्स को फायदा जो है वो इससे हो रहा है। ठीक है, फीचर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले जो जीएसटी था 5%, 12%, 18%, 28%, 3%, 0% है। अब मेन दो स्लैब है, 5%, 18% प्लस 40% लग्जरी और सिन गुड्स के लिए, सभी लोग आप जानते हैं लिखा हुआ है। बट एक 0% भी ध्यान में रखना, ठीक है। कंज्यूमर को राहत ये हुई कि डेली का सामान जो है, रोटी, पराठा, क्या खाकरा, ये एग्जेम्प्ट कर दिया। देखो भाई, काफी सारे 0% स्लैब में भी आ गए। एग्जेम्पशन मतलब 0% स्लैब। ठीक है, ब्यूटी और वेलबींग सर्विसेज, सैलून्स और स्पास 18% से 5% हो गया। होटल 7,500 रुपए का जिनका किराया होता है, उनमें 12% से 5% कर दिया गया। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रजिस्ट्रेशन जो है वो, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो करवाते हो, या कोई भी सर्विसेज ऑनलाइन जो है वो चल रही है, तो उसको स्ट्रिक्ट करने की बात की गई, घोटाले वगैरह ना हो उस पर्पस के लिए। प्री फिल्ड रिटर्न्स भी लाने की जो है वो बात की गई। ऑटोमेटेड रिफंड्स पर फोकस किया गया। ठीक है, बाइसिकल, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, ये भी जो है वो अभी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इन सबको फायदा तो हो रहा है। ऑटोमोबाइल को भी बहुत अच्छा फायदा हुआ, अभी बहुत कारें वगैरह जो है वो बुकिंग हुई हैं इस दौरान। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लैब चेन 0.25% रफ डायमंड्स और प्रीशियस स्टोन्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1.5% कट और पॉलिश डायमंड्स के लिए, 3% गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स के लिए, 5% 516 आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स, एग्री मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, हाइड्रोजन व्हीकल्स 18%, 640 आइटम्स इसमें थे, 40% 13 आइटम्स इसमें है। टोबैको 28% स्लैब प्लस सेस का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी और भी चीजें अभी धीरे धीरे करके चलने दो, फिर और भी चीजों के बारे में जो है वो पता लगेगा कि और कैसे कैसे बेनिफिट्स हो रहा है। अभी तो फिलहाल के लिए हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव था, जो भी हो भी रहा है, अचीव भी हो रहा है। इस चीज के कारण लोगों को थोड़ी तो खुशी जो है वो हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, एआई इनेबल्ड सेंटर एट बेतला नेशनल पार्क, लिख लेना भैया। इस बेतला नेशनल पार्क लिख लो आप। ये सेंटर जो है उसने इंट्रोड्यूस किया एआई असिस्टेंट और 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन के लिए। अब देखो, नेशनल पार्क वगैरह के अंदर भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि एआई का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये। तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। नेचुरल इकोसिस्टम के बिहेवियर्स जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा 3D होलोग्राफिक पता है ना, समझ में आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने ही चीज जो है वो है। मतलब जैसे ये लोग जो है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल 2-3 लाइट की बीम्स जो है वो जलती हैं 2-3 अलग अलग एंगल से, और एक 3D इमेज जो है वो बनकर तैयार हो जाती है आपके सामने। जैसे पहले पिक्चरों में दिखाई दिया जाता था ना
कि हवा में जो है वो कुछ कुछ चीजें जो है वो की जा रही है, हवा में ही जो है वो आपको कोई चीज बनती हुई नजर आ गई एकदम से लाइट के थ्रू, तो वैसे ही है ये। ठीक है, ये पलामू टाइगर रिजर्व का पार्ट है। पहले 9 टाइगर रिजर्व्स जो क्रिएट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, उनमें से एक है ये। वहीं पर ही बेतला नेशनल पार्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। बैरन आइलैंड, कुछ दिनों पहले मैंने एक रील डाली थी, आप आई होप कि आपने देखी होगी। अभी ज्वालामुखी यहां पे फटा है, हमारे इंडिया का इकलौता ऐसा एरिया जहां पर ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो, पिछले 8-10 दिन से फट रहा है ये, 2-3 बार फट चुका है शायद। ठीक है, इंडिया और बर्मीज प्लेट जो है ना, यूरेशियन नहीं, यूरेशियन तो ऊपर हो जाता है, इंडिया और बर्मीज प्लेट, इससे ये टेक्टोनिक बाउंड्री जो है वो क्रिएट हुई है। और आइलैंड जो है वो 2 किलोमीटर चौड़ा है। उसका कैल्डेरा, जो ऊपर वाला हिस्सा ही बोलता है ना कैल्डेरा, वॉल्केनो के ऊपर वाले हिस्से को ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वॉल्केनो पढ़ना बहुत जरूरी है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, इसलिए कोर्सेज ज्वाइन करो, ज्योग्राफी पर अच्छी कमांड रखो। जीएसटी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना इसका आंसर देने की। चलिए बस आज के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।